बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासवा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम केस चल रहा है, जिसके ऊपर कल भी हमने बात की थी और आज भी उस पर कुछ डेवलपमेंट है, क्योंकि कल रात को सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है कि कल ये इंदिया दिया था कि क्यों ना वफाक के हवाले कराची के इंतजामात जो है उनको किया जाए, क्या किया जा सकता है, ये उन्होंने सवाल रखा था, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने ये फरमाया था कि कुछ इख्तियारात और उसके ऊपर बात हो रही है कराची के हवाले से और उसका अब वो कोर्ट को नहीं बता सकते। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को ना बताने का कहा कि वो कोर्ट को ना बताने के मजाज नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो नहीं बताएंगे। उसके ऊपर आज पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट में तलब किया जाए और पूछा जाए कि कौन सा अपना आईनी और कानूनी हक जो है इस्तेमाल कर सकता है कराची के हवाले से। दूसरी तरफ वजीर आजम मुशावरत करते दिखाई देते हैं, कभी बाबर अवान साहब से, कभी गवर्नर साहब से सिंध के, और इसके साथ साथ कभी फिरोग नसीम साहब के साथ। लेकिन उसके बाद जो खबरें आती हैं वो यही हैं कि कराची के इंतजामात के हवाले से शायद आर्टिकल 149 की शिक 4 जो है उसको इस्तेमाल किया जाए और इंतजामात को महदूद तौर पर या किसी भी हद पे जो है वो दे दिया जाए, वफाक के स्पुर्द जो है उसको कर दिया जाए। आइन का शिक जो 149 है वो ये कहती है कि वफाकी हुकूमत चंद मामलात पर सूबाई हुकूमत को हिदायत दे सकती है। इनमें कौमी या फौजी अहमियत के हामिल ज़राए मवासलात की तामीर और मुरम्मत या पाकिस्तान के किसी हिस्से के अमन सुकून या इक्तिसादी ज़िंदगी के लिए संगीन ख़तरे के इंसदाद के लिए अपना इंतज़ामी इख्तियार इस्तेमाल करना शामिल है। अब कौन से इख्तियार हैं, ये तो एक अहम सवाल है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर बहुत शदीद रद्द अमल का इजहार किया। थोड़ी देर पहले जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है और उसमें उन्होंने बहुत वाज़े लफ्जों में कहा है कि पीटीआई, वफाक नहीं पीटीआई जो है वो सिंध के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहा है और कॉलोनी बनाना चाहता है। क्या कहा बिलावल भुट्टो साहब ने, जरा सुनिएगा। खुदा ना खास्ता अगर ये रेजीम, ये हुकूमत सिंध का कैपिटल को कब्जा करना चाहते हैं, हमें कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा। और अगर खुदा ना खास्ता इन गैर आईनी कब्जे को किसी न किसी तरीके से अदालती कवर दी जाएगी, तो फिर जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, बहुत ही बड़ा हमला था, और ये एक बार फिर इस धरती पे एक हमला होगा जो कि हमारे लिए बिल्कुल कबूल नहीं होगा। 17 पे सदर जरदारी का एक केस है पिंडी में, इस्लामाबाद में। मेरा कारकुन का राय है कि अगर हमारा दरख्वास्त नहीं माना जा रहा है तो उसके लिए हम बाय रोड जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सदर जरदारी को पेश ना किया जाए, इजाज़त दी जाए कि उनकी बीमारी है, वो घर पे रहें, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे कारकुन उनके साथ बरास्ता सड़क जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। यानी एक तरह से लॉन्ग मार्च का भी इंदिया उन्होंने दिया है। ताहम हतमी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो करेगी। ये एक संगीन सूरत हाल बनती चली जा रही है कि वफाक के साथ सिंध के फासले और जिस तरह से मामलात हैं वो क्या नौयत इख्तियार कर सकते हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ BRT मंसूबे की तकमील, जिसपे कि आज वजीर आजम ने इफ्तिताह भी किया, क्या वो वाकई मुकम्मल हो गया? अपोजिशन शदीद तनकीद कर रही है कि एक नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है। असल क्या है, आज इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ जनाब अली मोहम्मद खान साहब हैं, वजीर मुमलिकत हैं, पार्लिमानी उमूर के। मोहतरम जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, और उसके साथ साथ इस वक्त रुकन कौमी असम्बली है। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा भी हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी है और रुकन कौमी असम्बली है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाजिया, आपकी तरफ आना चाहती हूँ कि आज की जो कार्रवाई है, मुशावरत है, और उसके बाद जो बिलावल साहब का रद्द अमल है, क्या शुबा है सिंध को कि क्या होने जा रहा है सिंध के खिलाफ वफाक की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से? बहुत शुक्रिया अस्मा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला तो बहुत अरसे से चला आ रहा है कि हम आहंगी की फिजा बहुत कम देखने को मिली है, सियासी इस्तेहकाम बहुत कम देखने को मिला है, जमहूरी तसलसल बहुत कम देखने को मिला है। एक अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत एक बार फिर पटड़ी पर डाली गई और
एक जमहूरी हुकूमत ने मुद्दत पूरी की और दूसरी जमहूरी हुकूमत को जो इक़्तिदार था वो मुंतकिल हुआ। तो ये भी पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ। आपने देखा जरदारी साहब ने पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन को मजबूत किया, बहुत कठिन मराहिल, बहुत मुश्किल फैसले उन्हें लेने पड़े और बहुत तारीखी जो अचीवमेंट्स थी वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए पाकिस्तान को देखना नसीब हुई, जिसमें आप प्रोग्राम करती रही हैं, दोहराने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन इक्का दुक्का जो बातें हैं, जिसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो 2 दहाइयों के बाद आया, जिस पर इत्तेफाक हुआ, सूबों की डिमांड्स मुख्तलिफ मौज़ूआत के हिसाब से इशूज पर जो थी उनको शामिल किया गया, चाहे वो सूबे का नाम हो, चाहे वो किसी सूबे को हुकूक देने की बात हो, चाहे किसी सूबे के साथ ना इंसाफी का एतराफ हो जी। इसके अलावा आइन को आपने देखा कि जो आइन के अंदर डिक्टेटर्स की डाली गई शिकें थी, जो शक्ल डिक्टेटर ने 1973 आइन की बना दी थी, उसको बेहतर किया गया, उसको सूबों की जो उमंगे हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उनके ऐन मुताबिक 18वीं तरमीम को लाया गया। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैं सीपेक का जिक्र करूं, मैं चाइना के साथ जो दोस्ती है उसको मजबूत करने का जिक्र करूं, मैं ग्वादर का जिक्र करूं, तो ये बहुत एक लंबी फहरिस्त है जो काम हुए। और इसका क्रेडिट सिर्फ मैं बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के नहीं लूंगी, मैं उन तमाम जमहूरी कुव्वतों को, तमाम लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वही बात है कि 149 जी वो तो आईनी एक हथियार है, वो वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। सिंध क्यों इतना रिएक्ट कर रहा है इस पे? सिंध के साथ एक अलग सलूक क्यों किया जा रहा है इस दौर में? सिंध के साथ अलग सलूक तो उस वक्त किया जाता था जब डिक्टेटर्स बैठे होते थे, जब डिक्टेटरशिप जो थी वो फाइज थी पाकिस्तान के निजाम के ऊपर। तो आज जो हुकूमत जमहूरी हुकूमत होने का दावा करती है, और हमें भी ये उम्मीद है कि ये जमहूरी हुकूमत ही हो, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जिस तरीके से काम हो रहे हैं, जिस तरीके से हर इदारे के अंदर सिविलियन कंट्रोल को कम किया जा रहा है, क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान के अंदर ये अब आम बात मशहूर हो चुकी है कि वो जमहूरी कुव्वतें नहीं हैं जो काम कर रही हैं, वो जमहूरी कुव्वतें नहीं हैं जो फैसले कर रही हैं। तो ये तासुर ये हुकूमत ही दे रही है। और ये हुकूमत किसकी है? पीटीआई की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और किसका नाम लेंगे? पीटीआई का ही नाम लेंगे, क्योंकि इस वक्त पीटीआई ही दावा करती है कि हम हुकूमत में, गो के हम कहते हैं कि आप नहीं हुकूमत में। अच्छा बिल्कुल, आपने कहा बिलावल साहब और किसका नाम लेंगे? बिलावल साहब ने आज काफी बोल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शाजिया, हुकूमत जो बातें कर रही है वो डिक्टेटर्स की जबान है। हाँ। वो डिक्टेटरशिप के दौर की यादें दिला रही हैं हमें। खुरम साहब, ये जो एंगर इस वक्त शाजिया में नजर आ रहा है कि आप 149 को के आड़ में हमला करें सिंध के ऊपर, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अस्मा। हम पेशावर पर भी हमला मंजूर नहीं करेंगे, हम क्वेटा पर भी इस तरह का हमला मंजूर नहीं करेंगे, हम लाहौर पर भी हमला नहीं चाहेंगे। तो लिहाजा सिंध का शहर है कराची, वो हमारा कैपिटल है, वो हम सबके दिल की धड़कन है। उस पर कब्जा या उस पर किसी भी किस्म का जो एक्शन पीटीआई गवर्नमेंट लेना चाह रही है हमारी नजर में, बिल्कुल। अच्छा, ये तो कैटेगोरिकल पीपल्स पार्टी का स्टांस सामने आ गया। क्यों जरूरत महसूस हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 149(4) वहां पे करे? एमके वहां पे हुकूमत में है, वो उनकी पार्टनर है, पीटीआई के पास सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं वहां की। क्या ऐसा काम है जो कि अब मुख्तलिफ और जो इदारे हैं उनको सौंपने की बात हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है खुरम साहब, आपके ख्याल में? इसलिए कि इस हुकूमत की जो बुनियाद है, इसका जो खमीर है, वो आमराना है। और जब भी पाकिस्तान में आमराना हुकूमतें आई हैं, उन्होंने इक़्तिदार को मुर्तकज़ किया, सेंट्रलाइजेशन की है और सूबों के ऊपर जुल्म किए हैं, सूबों के हकूक तलफ किए हैं। और बड़ी मुश्किल से जो 1971 का सानिया था ईस्ट पाकिस्तान का, जो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ, उसका सबक जो है वो बिल आखिर 40 साल लगे पाकिस्तान को उसका सबक सीखने में। और 2010 में 18वीं आईनी तरमीम की गई, जिसमें सूबों के अख्तियारात उनको वापस किए गए, उनको रिकग्नाइज किया गया कि ये सूबों के अख्तियारात हैं और उनके जो रेजिडुअल पावर्स हैं पाकिस्तान की, वो सूबों के पास हैं। और इसीलिए अब ये हुकूमत जो है, इसकी अपनी नालायकी की वजह से इसको ये मामला दरपेश आ गया है कि कहते हैं जी हमारे पास वसाइल इतने नहीं हैं, हम क्या करें, हमें सूबों से वसाइल चाहिए। तो जो पिछली हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उसको भी तो यही मिसाइल दरपेश थे ना। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि जी हमें जो है वो 18वीं आईनी तरमीम खत्म करनी है या हम कराची पर कब्जा करेंगे। और मैं याद करा दूं कि 2013 में जब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई तो कराची में दर्जनों टारगेट किलिंग्स रोजाना होती थी, लोगों की जानें जा रही थी,
कई हजार लोग जो हैं उनकी जानें गई थी, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि हम कब्जा करेंगे। हमने कराची की सिंध में जो मुंतखब हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ, बड़ी दफा इख्तलाफ भी हुआ लेकिन कोऑपरेशन के साथ कराची को ऑपरेशन किया, कराची को पुरअमन किया। तो ये एक मॉडल मौजूद है कि वफाक और सूबे मिलकर इख्तलाफात के बावजूद जो मुतहारिब पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो होने के बावजूद मिलकर इतना अहम काम कर सकते हैं कि कराची आज अल्लाह के करम से पुरअमन है। लेकिन यहां जो है ये, चूंकि ये हुकूमत नालायक है और इसका जो खमीर है वो आमिराना है, लिहाजा ये 149(4) सामने ले आते हैं। हालांकि हमने अगर कोई सबक सीखना है ईस्ट मगर ये तो पाकिस्तान सिर्फ खुर्रम साहब, सिर्फ ये हुकूमत नहीं, अदालत ने भी इंदिया दिया है इस बात का कि क्या हम वफाक के सुपुर्द ना कर दें। तो आपके ख्याल में अदालत, मेरे ख्याल में अगर कराची के नाले बंद हैं तो लाहौर के भी तो नाले बंद हुए ना, तो फिर हर जगह ही कब्जा करा दें। आप कह दें, या जो जिसका आज इफ्तिताह किया है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, कि बीआरटी जो पिछले तकरीबन 3 साल से मफलूज और इतना 3 गुना इसकी जो कीमत बढ़ गई और ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्या इसको वफाक के हवाले नहीं कर देना चाहिए था? या पेशावर में 12 इतने इश्यूज केपी में उठते हैं, क्या वहां उसके हवाले नहीं कर देना चाहिए था? लेकिन नहीं, ये हमें जो बात सियासी जमातों को समझ आ गई है लेकिन पीटीआई जैसी आमराना जमात को समझ नहीं आई। अच्छा। क्योंकि ये फाकिफ है कि ये मामला पाकिस्तान में सूबों के हकूक का तहफ्फुज किए बगैर आप मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। इन्होंने, मैं एक बात आखिरी करूं, इन्होंने इस साल मई में असॉल्ट की, एनएफसी का नया कमीशन जो है इन्होंने नोटिफाई किया। मैं खुद मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और उनको मजबूर किया, अल्लाह ताला ने हम पर करम किया, हमें कामयाबी दी कि इनको वो दोबारा नोटिफिकेशन करना पड़ा, वरना ये अपनी मर्जी से चाहते थे कि जी हम दोबारा से इसकी बंदरबांट कर लें। तो सूबों के जो मफादात हैं उनका तहफ्फुज करना पाकिस्तान की बका के लिए बेहद जरूरी है। अली मोहम्मद खान साहब, ठीक, बिल्कुल सही बात है। जाहिर है कि एक आइन का है, क्यों अपोजिशन कहती है, और खास करके पीपल्स पार्टी, अभी भी मैं रजा रब्बानी साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है और ये आमराना इक़दाम है। रजा रब्बानी साहब ने ये फरमाया, क्यों पीटीआई जो है वो ये तासुर देना चाहती है कि वो अपना इख्तियार, जबकि वहाँ की अहम वजारतें भी वहाँ कराची के पास हैं, सारी की सारी सीटें भी आप लोगों के पास है, फिर क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आज 14 अगस्त की रात है, तो मेरी तरफ से आपके तमाम नाजरीन को और आपको बिलखुसूस आज न्यूज़ को, पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो, बल्कि आज़ादी का दिन मुबारक हो। और मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल की वसातत से कि हमारे जो नौजवान बच्चियाँ, ख़ासकर नौजवान लड़के जो निकले हैं रोडों पे पाकिस्तान के, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के आराम में मुखल हों या किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँ या ऐसा कोई अमल करें जो उस सोच के मुनाफी हो जिसलिए हमने पाकिस्तान बनाया। आप खुशी मनाएं और उस सोच की तरफ जाएं कि हम जो पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं तो उसका मकसद क्या था। तो सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत 14 अगस्त जो है मुबारक हो। आपको भी। इशू की तरफ आते हैं। मैं सेनेट में मौजूद था जब मोहतरम रजा रब्बानी साहब ने वो स्पीच की। मैं वहाँ रिस्पॉन्ड भी करना चाहता था, मगरिब का वक्त आ गया, फिर मुझे मौका ना मिल सका। तो चलें आपके चैनल की वसात से बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है और रिएक्शन में बनी इन दो बड़ी जमातों की, जिसको अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ यूज़ होता है शेनानिगन्स, the way they have corrupted and destroyed the institutions of Pakistan and the way they have corrupted the political system of Pakistan, डेमोक्रेसी को जो नुकसान इन दो जमातों ने मिलकर पहुंचाया, अगर ये ना करते तहरीक इंसाफ बनती ही ना। इमरान खान साहब अपना सोशल वर्क करते और हम लोग जो उनके साथ आए, हम अपने अपनी फील्ड में होते, एज अ वकील या इंजीनियर में अपना काम करता रहता और ये लोग अपनी सियासत करते। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून जैसी जमातों ने सुप्रीम कोर्टों पर हमले किए और जब कोई इदारा इनके मैं समझता हूँ कि शर से महफूज ना रहा, तो हमने सियासी जमात बनाई और उसके बाद हम 22 साल जदोजहद की। तो जो हमें कहते हैं आमिराना सोच, तो जाके ज़रा देखें कि जनरल जिलानी के कंधे पे कौन सवार होके आया और फिर मुसल्लत हुआ पूरे मुल्क पे, और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा किया। जहाँ तक सिंध के हकूक़ का ताल्लुक़ है, सिंध हमें उतना ही प्यारा है जितना किसी और को हो सकता है, और सिंध ने और कराची ने बिलखुसूस हमें जो मैंडेट दिया है वो इस बात का शाखसाना है कि मुस्तक़बिल करीब में इंशाअल्लाह सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी।
जहां तक किसी भी नॉन पॉलिटिकल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव की बात है, कोई तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ नहीं करेगी। दोनों मैं मोहतरम दोस्तों को यकीन दिलाना चाहता हूं, जो आप लोग करते रहे माजी में, ना तो तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज की तरह जो 1999 में गौस अली शाह साहब को एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंध बनाया विद द पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। आप हमें बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के दोस्त कि आप किसी सूबे पे जो है आप इस तरह का अमल गासिबाना ना करें। वो लोग जिन्होंने सिंध पे यहाँ से एक शख्स फेडरल मिनिस्टर का ओहदा दे के विद एडिशनल पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, कैन यू बिलीव इट? कोई कर सकता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट में? इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो रीबॉर्न नेल्सन मंडेला है उन्होंने ये किया। और जहाँ पीपल्स पार्टी की बात है, बसत एहतराम रजा रबानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपकी बात आपने की, हमारा तो कोई इस किस्म का इरादा नहीं है गवर्नर राज या इस तरह के किसी अमल का, लेकिन उस वक्त काश आप उस वक्त भी सेनेट में ये आवाज़ बुलंद करते जब पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पे गवर्नर राज लगाया और वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिससे हमारी कोई पॉलिटिकल हमदर्दी नहीं थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली कोई राइट नहीं था पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत करके गवर्नर राज लगाने का। ये हमारे तो हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे जो आप लोगों ने किया है। बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा कहा कि आपने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कि होता रहा, जो हमारी तारीख सारी तारीख हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम। बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया, क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन जो कंसल्टेशंस हो रही हैं और जो अटॉर्नी जनरल साहब ने नहीं बताया, उससे ज़ाहिर है शकूक और शुबहात हुए हैं। और बाकी जहां तक बात रही पानी में डूबने की, लाहौर भी है, डूबा है, पेशावर के भी प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान के हर शहर के मसले हुए हैं, उनको हल करना है। ये लेकिन तो नहीं कराची को, जिस तरह कराची को वेनिस बनाया गया, किसी ने पेशावर या लाहौर को वेनिस नहीं बनाया। जो अच्छा, इस पे हम एशिया का वेनिस बना दिया। बीआरटी पे शाजी आपसे शुरू करूंगी ब्रेक के बाद। बीआरटी के ऊपर हम इस पे जरूर बात करेंगे कि बीआरटी के भी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल सिंध के अंदर भी हैं, बिल्कुल बजा फरमाया, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन उन मसलों को पॉलिटिकली हल करना चाहिए और पीटीआई की सरकार सियासी हुकूमत है वो जरूर करेगी। ब्रेक के बाद इस पे जरूर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दो चीजें, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस जो कि था, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तकरीबन 417 अरब रुपए बनते, इससे ज़ायद शायद बनते होंगे, जो कि वफाकी काबीना ने माफ़ किए थे। गैस कंपनियों को सरचार्जेस की मद में पाकिस्तान के आवाम से पैसा इकट्ठा किया गया था। वो वफाकी काबीना ने कहा कि हम नहीं, ये बेशक आपको माफ़ करते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इसको, ये कंपनियां पे करेंगी। तो एक ये बहुत बड़ा मामला जो है ये भी सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ बीआरटी मंसूबा, आज प्राइम मिनिस्टर ने उसका इफ्तिताह भी किया है। इसको तकरीबन 6 महीने का कहा गया था, 2017 में शुरू हुआ, 2020 में अभी मुकम्मल हुआ। अपोजिशन कहती है, बिलावल भुट्टो साहब ने आज कहा कि मुकम्मल अभी भी नहीं हुआ। 49 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया, 70 अरब रुपए इस पर लागत आई है और ये 26 किलोमीटर बताया जाता है। 15% हुकूमत ने दिया है, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक से जो है आसान शराइत पर कर्जे भी लिए गए हैं। 128 जदीद एयर कंडीशन बसेस भी इस पे चलेंगी और इब्तदाई तौर पर 27 किलोमीटर रूट है। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का मंसूबा है, पेशावर का मुकम्मल हुआ। लेकिन खान साहब हमेशा तनकीद करते थे मेट्रोज पे, जरा देखिएगा आज क्या कहा उन्होंने और इससे पहले मेट्रो के बारे में वो क्या कहते थे, जरा जल्दी से वो देख लें। तो शाजिया, बहरहाल एक मंसूबा तो मुकम्मल हुआ, ठीक है, उन्होंने आज तस्लीम किया प्राइम मिनिस्टर ने कि मेरी रिजर्वेशंस थी लेकिन परवेज खटक दुरुस्त साबित हुए, अच्छा एक मंसूबा बन गया। अस्मा, इस मंसूबे के ऊपर तो आप पूरा प्रोग्राम कर लें, मेरा ख्याल है वो बेहतर होगा, और शायद एक से ज़ायद प्रोग्राम्स आप कर सकती हैं। और आप जब से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ और उससे कबल जो आपने बयानात दिखाए हैं मौजूदा वजीर आजम के उस वक्त के, वो खुद आपको पता लग जाएगा कितने बड़े बड़े यू टर्न्स तो वो लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक यू टर्न है। पहले बात की गई, यहाँ भाई ने बात की है पीटीआई से, आज़ादी की मुबारकबाद सबको हो, कल है 14 अगस्त, भाई आज़ादी दे भी दे लोगों को, ना रखें। अब पाकिस्तान का हाल ये है कि आज़ादी बोलने की भी नहीं रही हमें। यहाँ पर किसी को अपनी मर्जी की ट्वीट करने की भी इजाज़त नहीं है, अपनी राय का इजहार ट्वीट के जरिए भी नहीं किया जा सकता। और मैं ये बात खास तौर पे आज इसलिए
मुझे याद आई जब उन्होंने कहा ना कि आजादी को सेलिब्रेट करें। कौन सी आजादी को हम सेलिब्रेट करें? कायदे आजम के विजन के मुताबिक पाकिस्तान ना बन सका, इस आजादी को सेलिब्रेट करें? या आज भी पाकिस्तान में हम उस तरीके से बात नहीं कर सकते, अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते और उसके बाद महफूज महसूस नहीं कर सकते, इस बात का इजहार करें? तो सिर्फ बयानात लफ्जाजी तक आजादी को महदूद, पाकिस्तान के लोगों को आजादी दें, इज्जत से रहने का ये हक जो उनका है, जो उनको 1947 में दिया गया, उसके उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ये हर जगह करें, बिलखसूस जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, जहां अवामी मसाइल पर बात करने के लिए आते हैं लोग, वहां पर भी उन पर कतगने ना लगाएं। अच्छा, अब एक तो ये। दूसरी बात, आप कहती हैं बीआरटी 2016 या 17 में जो स्टार्ट हुआ, परवेज खटक साहब का 2017 का बयान उठा के देख ले, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा 2017 में 6 माह में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। बयान तो आपने खुद किया, 49 बिलियन से शुरू हुआ, आज शायद 71 बिलियन की बात हो रही है, 22 बिलियन के करीब इस पे ओवर स्पेंडिंग हो चुकी है। यहाँ पर शेनेगन्स और करप्शन इन दो जमातों की, मुझे तो हंसी आती है कि भाई ये टेपें अब बंद कर दें, ये रिकॉर्ड अब बंद कर दें। अच्छा। आपका अपना केपी में रिकॉर्ड जो एहतसाब कमीशन का है, जिसमें जनरल हामिद ने तकरीबन आई थिंक 90 के करीब इंक्वायरीज उन्होंने शुरू की, 43 इन्वेस्टिगेशंस में वो थे और 13 रेफरेंसेस फाइल किए थे। अच्छा। आपने फारिग कर दिया उस शख्स को, सही। आपने एहतसाब खत्म कर दिया केपी से, जिसका नारा आप लगा खुर्रम साहब, अच्छा बिल्कुल, ये इस पे खुर्रम साहब आप अपनी सफों में जिन माफियाज को बिठाकर बैठे हैं, अगर आप उन माफियाज को उनके मुंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे ना, तो पाकिस्तान के 50% आज जो खुर्रम मसाइल साहब आपने बिल्कुल, ये आज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बखैर शाजिया उसकी तरफ भी इशारा करिए, मगर बीआरटी का मंसूबा बहरहाल मुकम्मल हुआ है, उसमें मिस कैलकुलेशन हुई होगी। इट्स एन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट। शिफरी फराज साहब ने खुद कहा है कि जी इट इज एन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट। इनकम्प्लीट कैसे है? मैं यही पूछने लगी थी, इनकम्प्लीट कैसे है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बिलावल साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनकम्प्लीट कैसे? प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह कर दिया है, इफ्तिताह कर दिया है भाई। अच्छा, खुर्रम साहब, फीते काटने से प्रोजेक्ट चलते हो तो रोज फीते काट सकते हैं ये लोग। जी खुर्रम साहब, दूसरों के बोर्ड हटा के भी फीते काट रहे हैं जी। और अगर ये सब कुछ, अच्छा, टाइम खत्म हो जाएगा, खुर्रम साहब का भी ले लूं और मैंने अली मोहम्मद खान साहब से भी बात कर दी। बहुत कुछ है, वो होल लिस्ट। जी खुर्रम साहब, जी 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 खुर्रम साहब, जी आवाज, मेरे ख्याल है थोड़ी सी आवाज का मसला हो रहा है खुर्रम दस्तगीर खान साहब का, उनसे जरूरी है बात करना, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब आप कमेंट कर दें जो शाजिया बीबी ने कहा। जी आवाज आ गई है? अब आ रही है, जी 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 बोलिए। जी वज़ीर आज़म अभी तशरीफ ले गए थे दियामीर भाषा, तो वहां तख्ती पर लिखा गया जायजा तामीराती काम। आज जो बीआरटी का इफ्ताह भी उसी किस्म का हुआ है, उसका इफ्ताह कहा जा रहा है, लेकिन है वो जायजा तामीराती काम, क्योंकि अभी बहुत उसके स्टेशन नामुकम्मल हैं, उसकी बहुत सारी फैसिलिटीज नामुकम्मल हैं। लेकिन आज जो वाकया हुआ है उस पर तो पहला कॉमेंट तो है कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। परवेज खटक ने तो कह दिया कि आप ठीक थे, हम गलत थे। शहबाज शरीफ से भी माफी मांग लें, जिन्होंने जो आज ऐलान किया जी 70 अरब की मेट्रो बनी, उस 70 अरब में पंजाब के 2 शहरों में पूरी मुकम्मल मेट्रोज खड़ी कर दी। तो शहबाज शरीफ से भी कहते हैं कि आप ठीक थे, इमरान खान साहब गलत थे। दूसरा ये है कि इसमें जितनी बेकायदगियां हुई हैं उस पर आपके नाज़रीन को याद कराना जरूरी है कि जब इस पे पेशावर हाई कोर्ट ने 2 बातें की, जब केस किया उसके सामने, उन्होंने कहा जी ग्रोसली मिसहैंडल्ड एंड मिसमैनेज्ड। दूसरा उन्होंने कहा एक ऐसी कंसल्टिंग फर्म क्यों हायर की गई जिसे पंजाब में ब्लैक लिस्ट किया गया था। तो जब ये मामला उठा तो बजाय ये कि जो इनका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दिया, उसी हाई कोर्ट के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। तलाशी क्यों नहीं देते? तो तलाशी देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले लिया, जो आज तक चल रहा है। तो अभी तो इस बीआरटी के बहुत सारे जो जहते हैं, इसमें जो करप्शन हुई है वो सामने आनी है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। तो अगर आज इमरान खान साहब को समझ आ जाए कि पाकिस्तान के शहरों को जो है जरूरत है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये नहीं हो सकता कि जब लाहौर में सब्सिडी दी जाए तो आप कहेंगे ये तो जुल्म हो गया, और आज फरमाया कि जी आम आदमी और मजदूर के लिए। अच्छा बिल्कुल। और ये जो पूरी सोच थी, सिर्फ एक बात कर दूं कि जो 70 अरब इन्होंने कहा कि जी हमने बीआरटी के ऊपर खर्च किया है, कि खैबर पख्तूनख्वा के जो तालीम का बजट है उससे 5 गुना ज्यादा है सिर्फ 1 साल का। तो ये जो है ये सही, मगर ठीक, माफियाज की बात आपने की थी,
मुकम्मल करें। और इसमें ये जो इनकी नाअहली और नालायकी इसमें भी नजर आई है कि कई दफा इसको तोड़ना पड़ा, इसकी सड़कें तंग थी, वो चौड़ी करनी पड़ी, बसें चौड़ी थी, सड़कें तंग थी। तो ये सारी नालायकी और नाअहली जो है, इसलिए हमने कहा कि ये जो नया पाकिस्तान है ये वही लोग बना रहे हैं जिन्होंने पेशावर की BRT बनाई। जो खान साहब अब ये मैं ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आऊंगी और इन एतराजात का जवाब आपसे जरूर सबसे पहले आपसे लूंगी, क्योंकि माफियाज की बात की है अभी, और ये जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस है इसमें तो साफ जो है वो नजर आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ब्रेक के बाद से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ब्रेक से पहले आपने देखा दोनों जमातों ने आज BRT के ऊपर बहुत सारा तनकीद की है और कहा नामुकम्मल मंसूबा है। फिर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस, ये भी एक बड़ी बात है, तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी, मैं समझता हूँ तनकीद इनका हक है। अगर कोई इसको बुरा मानता है तो वो बुरा मानना भी बुरा है, लेकिन तनकीद बराए तामीर हो और फैक्ट्स पे बेस्ड हो तो मुनासिब होता है। अगर ये कोई हमें निशानदही कर पाएँ, मैं आई वुड रेकमेंड कि आप एक प्रोग्राम करें BRT पे और उधर से रिपोर्ट करें कि क्या उसमें कमी है, ताकि उसका फिर पूछा भी जा सके, क्योंकि इफ्तिताह हुआ है और अल्लाह ताला के करम से इंशाल्लाह कामयाब होगा। हाँ। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, देखें इमरान खान साहब ने ये बात नहीं कही कि वो BRT के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हैं। उन्होंने सिर्फ प्रायोरिटीज़ की बात की कि पहले आपने एक इंसान को सेहत और तालीम देनी, फिर आपने रोड्स की तरफ आना है। जो उन्होंने परवेज खटक साहब को इशारतन बताया वो ये था कि आखिरी 6 महीने में उनकी राय ये थी कि शायद बन ना पाए, ये नहीं कहा कि ना बनाएं। हाँ, हमने अपने उन्हीं उसूलों पे गए जो हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब की जमात को कहते थे कि आप पंजाब में पहले अस्पतालों और इलाज की सहूलतें और स्कूलों की सहूलतें बेहतर करें, उसके बाद बेशक आप वो बनाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमने पख्तूनख्वा में हुकूमत संभाली 2013 में, जल्दी बात इसलिए कर रहा हूँ, वक्त कम है आपका, 20 से 25% हम एजुकेशन हेल्थ पे स्पेंड करते थे। पहले 4 साल हमने एजुकेशन और हेल्थ पे स्पेंड किया, अस्पतालों को बेहतर बनाने की कोशिश की, स्कूलों को 20-20 सालों से जो उस्ताद नहीं थे उन स्कूलों को बेहतर किया, आखिरी साल में इस प्रोजेक्ट की तरफ आए। नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से ये दरखास्त है कि हमारी और नून लीग की तो प्रायोरिटीज़ की बात थी, हमने भी बना दिया, इन लोगों ने भी बनाया है। ये भी बात है कि कम खर्चे में बनना चाहिए, ये भी चेक करें कि हमने डॉलर रेट के हिसाब से कम बनाया या इन्होंने कम बनाया। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। कराची में मैं ये समझता हूँ कि मास ट्रांजिट एक वक्त की ज़रूरत है, जो मरकज़ और सूबे को मिलकर मैं समझता हूँ कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। कराची के अवाम को एक मास ट्रांजिट, एक अच्छा मनसूबा उनकी ज़रूरत है, और सिंध गवर्नमेंट ने अगर नहीं सोचा तो उस पर सोचें, क्योंकि 12 साल से उधर वो हुकूमत में है। ग्रीन लाइन के नाम से वो कहते हैं, मैं ये समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि जो बात हमारी बहन ने की है कि आज़ादी दें पाकिस्तानियों को सही मानों में, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता। करप्शन से आज़ादी, अकरबा परवरी से आज़ादी, हर उस जुल्म से आज़ादी जो होता है नाम ज़ात की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे, किसी खातून को खातून होने की बुनियाद पे अगर अब्यूज़ किया जाए, जिस तरह भी बात भी होती है, उसके साथ साथ हर तरह के जुल्म और उसकी। लेकिन सवाल ये है कि हमसे तो ये ऐसे पूछ रहे हैं जैसे 40-50 साल से हम हुकूमत में, 2 साल में हम अपने 2 साल का जवाब दें। अपना किरदार अदा करना है। खुर्रम साहब, पाकिस्तान में हुकूमत बनाई है, अगर आपने रोटी कपड़ा मकान दे दिया हो, अगर आपने वो तमाम आजादियां दे दी हो, 4 बार वज़ीर-ए-आज़म बना के, तो आप हमसे जरूर सवाल करें कि आप 12 साल कंटिन्यूस सिंध में हुकूमत करके, 4 साल नहीं, अभी तो 2 साल का अपने हिसाब से 2 साल आपके होने वाले दे दी, जिसकी डिमांड आप हमसे करते हैं। ठीक, सही बात है। खुर्रम साहब जी, एक तो नंबर्स अब खुलकर सामने आ गए हैं कि पेशावर की BRT लाहौर की BRT के मुकाबले में फी किलोमीटर उसकी कीमत दुगनी है, एग्जैक्टली 200% जो है ना, डॉलर की कीमत की वजह से, डॉलर की कीमत नहीं, डॉलर की कीमत डालने के बावजूद भी आप देखें कि उसमें जो है पर किलोमीटर जब डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो लाहौर की मेट्रो जो है वो $11 मिलियन पर किलोमीटर है, पेशावर मेट्रो $22 मिलियन पर किलोमीटर है। तो अगर आप डॉलर को बीच में ऐड भी कर लें उसका, तो वो डॉलर की टर्म में ही मैंने बताया कि $11 मिलियन लाहौर पर किलोमीटर, $22 मिलियन पेशावर। दूसरा ये है जो JIDC वाला मामला है, तो उसके लिए हमें सबको सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस हुकूमत की जो माफिया नवाजी है
उससे कौम को बचा लिया है। ये काम सुप्रीम कोर्ट आटे में नहीं कर सका, ये काम सुप्रीम कोर्ट चीनी में नहीं कर सका, ये काम सुप्रीम कोर्ट पेट्रोल में नहीं कर सका, और वहां माफिया जो है वो जी। खुलकर खेला और एक एक दिन में शाजिया 300 अरब रुपए जी। कमाए। लेकिन यहाँ जो है हाँ। जीआईडीसी में 417 अरब रुपए अगर आज कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि यहाँ हमने ये देखा इस हुकूमत के दौर में कि फोरेंसिक कमीशन रिपोर्ट आई, उससे बिल्कुल। पहले की रिपोर्ट आई, लेकिन चीनी की मेरा ख्याल है कि घटने उसके ऊपर बिल्कुल बात तो होनी 5 चाहिए रुपए किलो हो और गए। होना चाहिए। लेकिन शाजिया, लास्ट क्या जरदारी साहब 17 अगस्त को अब आ रहे हैं बाय रोड? देखिए, अभी हतमी फैसला तो पार्टी लेगी और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, लीडरशिप और तमाम जो और लोग हैं मशावरत करके इस पे एक फाइनल लाएमल तैयार होगा। लेकिन जहां तक बात यहाँ पे आज़ादी की हुई, एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि आज़ादी तो यकीनन तमाम जो नासूर है उनसे चाहिए, लेकिन आज़ादी बोलने की भी चाहिए। मैं रिपीट करूंगी, मैं इस चीज को कहीं खोने नहीं दूंगी आपकी इस डिबेट के अंदर। जितनी करप्शन के नारे और जितनी करप्शन का ढोल आपने पीटा, आपने केपी में अपनी पिछली हुकूमत में ये जाहिर कर दिया कि आपको करप्शन से कितना लगाव है और आप कितना करप्शन को खत्म करना चाहते हैं। मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं क्योंकि बड़े अफसोस की बात है, आपने कराची को वेनिस कह के कराची पर कब्जे को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की। ऐसा नहीं होता भाई, पानी जहां खड़ा हो, लाहौर की शाहराहों को देखे। शायद आपने वो वीडियोस नहीं देखी, आपने शायद पेशावर की वीडियोस, लेकिन क्या मैं कहूंगी कि वफाक कब्जा कर ले पेशावर पर या लाहौर पर? मैं नहीं कहूंगी।